ठीक है, देखो एफ कंटिन्यूअस सर दिया गया आपको है। हाँ बोलो बच्चे। तो एफ सर कंटिन्यूअस बोल रहे दिया आपको गया है। पता कैसे हाँ बोलो। सर आपको पता कैसे चल रहा है कि 3,2 वो लाइन के नीचे ही रहेगा? ऐसा अरे भी तो हो जैसे सकता है, ऊपर भी जा सकता देखो 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 क्या है है। कि तो कंफर्म नहीं दिया हुआ ना। हाँ देखो ठीक है। आदित्य जो है ना अच्छा अच्छा डाउट पूछता है, छोटे छोटे डाउट। तो तुम जो पूछता है ना, इससे बहुत लोगों का कल्याण हो जाता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता समझ में आ रहा हो। यहाँ पर क्या है, वाई और एक्स इक्वल है। वाई का मतलब हाइट या हाइट। यहाँ पर वाई और एक्स दोनों का ना एक्स पॉइंट वाई पॉइंट इक्वल है। अब जो है कोई पॉइंट पूछे 3,2, तो यहाँ पर देखो वाई छोटा है या बड़ा है, यह देखना है। ये तो दोनों इक्वल है ना, अब वाई और एक्स को छोटा कंपेयर है करो। सर। छोटा को तो नीचे हो गया था। हाइट केवल देखना, हाइट। ये दोनों इक्वल आता तो यहाँ पर होता। हाँ वाई समझ गया छोटा हो सर। गया तो हाइट नीचे आ जाएगा, वाई बड़ा हो गया तो हाइट ऊपर चला जाएगा, सीधा हो गया। यस सर, क्लियर है। हाँ बहुत ही बढ़िया चीज़ है यह सब। मैंने नहीं समझ में आने का मतलब है कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है, पूछने क्वेश्चन आ रहा है, मैंने क्वेश्चन राइज हो रहा है। इसका मतलब कि कंसंट्रेटेड है और सभी पॉइंट को वो क्लियरली ऑब्जर्व कर रहा है। बस कमी एक ही बात का रह गया है कि तुम 11th नहीं पढ़ा यहाँ पर। हाँ तो 2 3 एंड 3 2 बोथ आर कॉमन पॉइंट्स। बोथ आर कॉमन पॉइंट्स। तो कॉमन पॉइंट का मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यह जो है दे आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। एंड ऑल्सो जो है ना एफ कंटिन्यूअस है, यह गिवन है कि एफ कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस ज्वाइन करेंगे तो वाई को डेक्स को कट करेगा। बोलो बच्चा। कंटिन्यूअस है चूंकि एफ इज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस है तो इट विल कट वाई इक्वल टू एक्स। यस सर, मिरर इमेज इसका। हाँ मिरर इमेज नहीं, ये तो सिंपली ऐसा कट करेगा। और हमको पहले से पता है कि एफ और एफ इनवर्स एक्स जो है वाई इक्वल टू एक्स पर मिलता है। तो यह बताएगा कि एफ इनवर्स एक्स ऑल्सो विल पास थ्रू द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट वाई यस इक्वल टू सर। एक्स। तो एफ इनवर्स का भी ग्राफ बनाएंगे ना, एफ इनवर्स का। तो उसकी मजबूरी है, इस पॉइंट से उसको पास करना ही पड़ेगा। क्योंकि यही तो मेन फार्मूला हम लोग पढ़े थे, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू एक्स को रेस्पेक्ट में इमेज होने के कारण एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स और वाई इक्वल टू एक्स तीनों एक जगह पर कट करता है। तो क्वेश्चन जो है 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है, दोनों कट कर रहा है। अब फॉर्मूला बोलता है कि वाई इक्वल टू एक्स पर भी कट करेगा। तो कॉमन पॉइंट कितने हो गए? 3। 3। तो इसलिए मिनिमम कॉमन पॉइंट, मिनिमम कॉमन पॉइंट 3 हो जाएगा, ये 3 आंसर हो जाएगा। अच्छा मिनिमम क्यों दिया गया है? मैक्सिमम मैक्सिमम तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, मान लो सीधा ही ग्राफ आ जाता है, एफ का भी एफ इनवर्स का भी पूरा कॉन्साइड कर जाता, तभी ये दोनों पॉइंट कॉमन है, कंटिन्यूअस भी है और यह पॉइंट भी कॉमन है। तो इसमें तो दोनों कॉन्साइड कर जाएगा तो इन्फाइनाइट पॉइंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम तो नहीं काउंट कर पाएंगे। मैक्सिमम तो फिर एफ एक्स का वैल्यू लिखना पड़ेगा कि क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, क्या है। लेकिन एफ एक्स का वैल्यू नहीं पता है तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स जो है 3 हो जाएगा। बोलो बच्चे। यस सर। ठीक है ना, बोलो रात। सर मैक्सिमम कितना भी हो सकता है? हम मैक्सिमम तो कॉन्साइड कर जाएगा, मान लो ना सीधा यहाँ से यहाँ डिक्रीज होना है दोनों को, तो सीधे ऐसे आ जाएगा एफ भी, तो इमेज भी यहीं आ जाएगा। तब इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ना, दोनों ग्राफ इसी पर हो जाएगा। यस। बोलो। इसीलिए इसमें लिखा गया है मिनिमम, एम बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद का क्वेश्चन सेकेंड तो सॉल्व ही किए थे हम लोग, एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल 2 आई एक्स माइनस साइन एक्स भी, यह भी सिंपल ही है, आपसे सॉल्व हो जाएगा। सर यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है इसलिए मिनिमम है ना, नहीं देता तो मैक्सिमम हो जाता सब। मतलब 3,2 नहीं नहीं 2,3 दिया हुआ है। सीधा, हाँ नहीं नहीं, सीधा क्वेश्चन पूछता कि फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्वेश्चन ही फिर गलत हो जाता। माने अस्पष्ट आंसर होता, 3 भी आंसर देंगे, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, माने मिनिमम 3 होगा, उसके ऊपर तो कुछ भी हो सकता है। मान लो ना इसमें 3 4 बार और घूम जाए, क्वेश्चन तो केवल इतना ही श्योर कर रहा है ना कि यह 2 पॉइंट से पास करेगा दोनों ग्राफ। थ्योरी कंफर्म कर रहा है कि इस पॉइंट से ही पास करना पड़ेगा। और मान लो ऐसे ऐसे हो करके एफ आ जाए और फिर एफ इनवर्स उसका इमेज बन करके ऐसे आ जाए, तो मेनी पॉइंट्स हो सकता है।
तो 3 भी आंसर हो सकता है, 4 भी आंसर हो सकता है, और इन्फिनाइट भी आंसर हो सकता है। सीधा कौन साइड कर यस जाएगा सर, समझ। इन्फिनाइट, 3-4 बार घूम जाए तो 4-5 भी आंसर हो सकता है। तो इसे मीनिंगफुल वर्ड मिनिमम देना ही पड़ेगा क्वेश्चन देने वाले को, ठीक है। बिना मिनिमम दिए हुए क्वेश्चन ही फिर गलत बोल सकते हैं उसको। बोलो, सब क्लियर है? यस सर। और तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन था, लेकिन सब सॉल्व हो जाने लायक था। सिंगल कैरेक्टर में कोई सॉल्व किया है कि नहीं किया है सर? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो रूट के साथ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 जो क्वेश्चन था लॉग वाला, सर बहुत तो सॉल्व सर किया है। एक क्वेश्चन जो है, हाँ बोलो बच्चा। सर हाँ, वो सब सर मल्टी करेक्ट वाला वो बता दीजिए न, पहला नंबर। अच्छा वो 5 वाला इवन अवार्ड वाला ना। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन इनफैक्ट है ये। एक मिनट, हमको पेज बनाना पड़ेगा एक यहाँ पर। सर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला जो है, उन्हों सर वो ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शनल फंक्शन वाला, हाँ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन सब मिला हुआ है ना क्या, फ्रैक्शनल वाला। फ्रैक्शनल लॉग जो है, हाँ ठीक है, एक पेज में बना रहा हूँ। हाँ। सर वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, वो बना रहा हूँ। इसलिए तो क्वेश्चन वो IIT का है। देखो ये क्वेश्चन है ये, fx इक्वल्स टू दिया गया है e⁻ माइनस रूट अंडर ln करली ब्रैकेट x मॉड भी है क्या, मॉड भी है, माइनस करली ब्रैकेट x रूट अंडर 1/ln करली ब्रैकेट x फिर मॉड। कह रहा है कि वेयर इवन इट एग्जिस्ट्स, मतलब ये जहाँ एग्जिस्ट करता है, मतलब क्वेश्चन देने वाला चाहता है कि कंडीशन आप खुद निकाले, इसमें x का वैल्यू 1 से 2 होगा, 4 से 5 होगा। जैसे ब्रांच वाइज फंक्शन लिखते हैं तो लिखते हैं ना x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देने वाला लिख दिया वेयर इट एग्जिस्ट्स, तो इसका मतलब है कि यही मेन सॉल्यूशन का पार्ट है। आपको इसका डोमेन ही निकालना है, डोमेन इनपुट निकालना है x का वैल्यू, तो डोमेन इसका निकालना है इस ब्रांच का। और दूसरा ब्रांच दे रहा है अदरवाइज, मतलब जो बच जाएगा पहला ब्रांच से वो दूसरे ब्रांच का डोमेन हो जाएगा, इसमें करली ब्रैकेट है। समझा है क्वेश्चन राहत? नो सर, सर वो अरे सीधा इवन इट इस, एग्जिस्ट मतलब क्या हुआ? अरे इवन इट एग्जिस्ट का मतलब है कि इसका डोमेन निकालो। कोई कहे कि रूट अंडर x का वैल्यू, यहाँ कंडीशन लिखो जब ये एग्जिस्ट कर रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब डोमेन निकालना है। और डोमेन निकालने के बाद फिर इवन और जो भी ऑप्शन है वो देखेंगे, माने मेन सॉल्यूशन क्वेश्चन है इसका डोमेन निकालो पहला ब्रांच का। और अदरवाइज का मतलब हो गया उस वैल्यू को छोड़ करके r माइनस दिस वैल्यू हो जाएगा, तो डोमेन निकालो। तो मेन तो यहाँ अनडिफाइंड के लिए रूट ही है, रूट के अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ फर्स्ट ब्रांच, पॉजिटिव। पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है, डोमेन ऑफ फर्स्ट ब्रांच। तो ln करली ब्रैकेट x मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन यह देखो इस सेकेंड टर्म को भी देखो, यह भी तो सेम है, डिनोमिनेटर में है, तो 0 को हटा दे तो दोनों दोनों पार्ट हो जाएगा एक ही साथ, तो 0 को हटा देते हैं, केवल ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा कोई कहे कि यहाँ मॉड ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ,
यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा, कौन सा वैल्यू नहीं होगा, बोलो तो बच्चे। यहाँ इनपुट बताना है। कोई कह रहा है कि मॉड है या ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है कोई भी कंडीशन। वैल्यू हो सर। कोई भी नंबर रख सकते हैं, ठीक है लेकिन एक नंबर नहीं रख सकते। एक नंबर बोलो कौन? बोलो। 0। जी। 0 नहीं रख सकते हैं। तो मान लो जैसे ऑल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है एक्सेप्ट 0, तो हम ऑल नंबर को क्यों ढूंढे? सीधा लिख दे दिस इनपुट नॉट इक्वल टू 0। हम ग्रेटर देन चेक लिख करके कंफ्यूजन में रहे, सीधा नॉट इक्वल टू 0 लिख दें। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ln करली ब्रैकेट x नॉट इक्वल टू 0। बोलो बच्चा, समझा कि समझा बात? अरे मान लो यहाँ 50 आदमी खड़ा है, समझ गए सर। 50 आदमी खड़ा है और कह रहा है कि 49 को तुमको बुलाना है। तो 49 का नाम क्यों लो? क्या केवल क्या करो? जिसको हाँ, नहीं 50 बुलाना उसको जिसको मना नहीं कर बुलाना देंगे। है, हाँ, उसको बोल दो कि तुमको छोड़ करके सब आ जाओ। तो वही चीज है यहाँ। सब नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा था, सबको क्यों बुलाए? हम सीधा बोल दें कि जो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे नॉट इक्वल टू 0 को। लॉ का बेस बोलो क्या है यहाँ पर? ई है। ई है। तो ई उधर चला जाएगा तो पावर बन जाएगा, बेस 0 पावर बन जाएगा। तो लॉ को हटा दिया, तो करली ब्रैकेट एक्स नॉट इक्वल टू 0 ई टू दी पावर 0। ई टू दी पावर 0 क्या हो गया? 1। हो गया। तो गड़बड़ हो रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? यह जो है रूट के साथ जो है लॉग करली ब्रैकेट एक्स मॉड ग्रेटर देन 0, तो कोई भी नंबर रखेंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो दिस टर्म नॉट इक्वल टू सर 0। हाँ बोलो। कर्ली ब्रैकेट का रेंज ही ना 0 से 1 के बीच में हाँ होता हाँ, है। तो करली ब्रैकेट तो हमेशा क्या है? ठीक है, तो यह तो ऑलवेज डिफाइंड हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बोलो बच्चा। सर ट्रू कैसे सर? 0 से 1 रेंज है क्या कर रहा है? अरे हाँ, मतलब। हाँ क्या दिक्कत है? यह कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 1, तो करली ब्रैकेट तो कभी भी 1 नहीं होता है, ये तो ट्रू हो जाएगा। करली ब्रैकेट यह कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 1, इसे ही मिला ना। अरे जैसे यह नॉट इक्वल टू 0, यस सर। तो नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 से ट्रू हो गया। ट्रू का आंसर क्या लिखते हैं बोलो? डोमेन दो आर आर हो जाएगा। लेकिन एक और टर्म, ये तो आर। हम लोग किसके लिए कंडीशन लिख रहे हैं? हम लोग किसके लिए? रूट के लिए, लॉग के लिए, किसके लिए लिखे हैं अभी तक? यह कंडीशन जो अभी तक हम लोग सॉल्व किए किसके लिए लिखे? रूट के लिए। रूट के लिए। अब लॉ के लिए देखेंगे, लॉ के लिए। अब लॉ के लिए तो लॉ का डोमेन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो लॉ के लिए जब कंडीशन लिखेंगे, लॉग डिफाइंड हो, इसके लिए कंडीशन लिखेंगे तो करली ब्रैकेट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बोलो, करली ब्रैकेट हमेशा 0 के बराबर होता है, यह तो ट्रू है। बस एक जगह पर छोड़ करके नॉट इक्वल टू 0। तो करली ब्रैकेट एक्स नॉट इक्वल टू 0। बोलो बच्चा। यस सर। ठीक है ना? और नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? क्या इंप्लाई करेगा? करली ब्रैकेट नॉट इक्वल टू 0, बोलो एक्स क्या होना चाहिए? नॉट इंटीजर्स। नॉन इंटीजर। तो यह हो जाएगा एक्स नॉन जेड, नॉन इंटीजर। यह बात सबको समझ में आया क्या? यस सर। तो पहला ब्रांच का डोमेन हो गया आर माइनस आई। पहला ब्रांच का डोमेन हो गया आर माइनस आई। सबको क्लियर है? पहला ब्रांच का डोमेन हो गया आर माइनस आई। नहीं आया समझ में? और यस बोलो सर। कन्फर्म। अब देखो, इतना जो हम लिखे हैं ना, थोड़ा और सा सोचते तो इतना लिखना नहीं पड़ता। करली ब्रैकेट का वैल्यू यहीं पर सोचते, कहाँ से कहाँ तक होता है?
अब थोड़ा और 0 शॉर्टकट से तरीका 1। तो करली ब्रैकेट का वैल्यू जो होता है 0 से 1। अब आपको पता है ना कि 1 से छोटा नंबर जब रहेगा लॉग के साथ, बेस ई है, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव ही होना है, लॉग का वैल्यू नेगेटिव ही यस होना है। सर। और अब मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो रूट को कोई समस्या नहीं है। ये जो इतना जो हम लोग लिखे ना यार, ग्रेटर देन जीरो, फिर नॉट इक्वल टू जीरो, फिर ई टू दी पावर जीरो, फिर नॉट इक्वल टू 1, फिर ट्रू, सीधा देख करके ही बोल सकते थे कि रूट को कोई समस्या नहीं है, ट्रू है वो। तो समस्या कहाँ होता, इक्वल टू जीरो पर लॉग को समस्या हो जाता। तो हम डायरेक्ट कंक्लूजन कर सकते थे कि दिस नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हमारा पहला स्टेप यही हो सकता था, थोड़ा सोचते तो वहां पर, दिस इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि यह जीरो हो जाएगा तो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। जीरो के अलावा कोई भी नंबर रखेंगे तो लॉग नेगेटिव देगा नंबर, मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, रूट के साथ कोई समस्या नहीं होगी। तो केवल समस्या करली ब्रैकेट जब जीरो हो जाए, क्योंकि लॉग जीरो अनडिफाइंड होता है। ये समझे कि नहीं समझे जो हम बोलना चाह रहे हैं? सर समझ गए सर। सर रूट के बाद तो नेगेटिव साइन भी लगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है बच्चों, तो हमारा Yes, यह sir. पहला यस स्टेप सर। हो सकता था। तो ये जो इतना लाइन लिखे हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं था, केवल हम ये लिखते नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नन इंटीजर, सीधा ये आ जाता। अच्छा, नन इंटीजर यहाँ पर आ गया तो दूसरा ब्रांच अदरवाइज है। अदरवाइज का मतलब क्या हो गया, इंटीजर। Integers. इंटीजर्स। तो यह फंक्शन का जो फाइनल जो ब्रांच डिफाइन हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू, यह हो जाएगा आर माइनस आई, और यह हो जाएगा इंटीजर। और इंटीजर पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो, 0. जीरो। तो जीरो यहाँ तक ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों को कभी दिए हुए थे लॉग के टेस्ट में, उसको डाउट ही पूछे हुए थे, रूट अंडर लॉग 3 बेस 2 माइनस 2 टू दी पावर माइनस रूट अंडर लॉग 2 बेस 3, याद है क्या आप लोगों को? याद है किसी को? ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे, इसका वैल्यू जीरो आया था, वो थोड़ा माइनस प्लस में हो सकता है, कुछ यहाँ पर गड़बड़ी हो, ये शायद माइनस नहीं था। तो यह जो है ना पहला ब्रांच हो, हाँ पहला ब्रांच वही है, इस पहला ब्रांच का वैल्यू जीरो भी जीरो हो जाएगा, ये दोनों नंबर इक्वल है। अब इसको हम दिखा देते हैं अलग से, वो दूसरे पेज में दिखा देते हैं, देखो फिर यह है ई टू दी पावर माइनस रूट अंडर एल एन एक्स करली फिर मोड माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एल एन करली ब्रैकेट एक्स मॉड रूट अंडर। इस पूरे को टी मान लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, रूट के साथ टी मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, रूट के साथ ही टी मान लेते हैं। यह हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी, आई हो जाएगा ई टू दी पावर, नहीं फिर गड़बड़ कर दिया ना, ये दोनों में नहीं है ना, यहाँ पर करली ब्रैकेट एक्स सर है। वहाँ पे ग्रेड, हाँ हाँ करली ब्रैकेट एक्स है, टी भी मानने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, करली ब्रैकेट। अब देखो हम लोग अब क्या करेंगे, टी नहीं मानते क्योंकि हमको सिंप्लीफाई करना है, टी से काम नहीं चलेगा। लॉग वाले पार्ट को ना हमेशा एक को टी मानते हैं, अल्फा मानते हैं, और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसको टी मान लेते हैं पूरे, माइनस रूट अंडर लॉग करली ब्रैकेट एक्स को मान लिया टी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो रूट अंडर एल एन करली ब्रैकेट एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी, एल एन करली ब्रैकेट एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर। क्लियर है सबको? Yes. यस सर।
अच्छा माइनस तो दोनों में है ना, माइनस से थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है ना। आपको पता है ना स्क्वायरिंग के साथ तो बहुत सा समस्या होता है, तो ये माइनस को छोड़ देते हैं हम लोग शुरू में ही, सीधा स्क्वायर करते हैं, क्योंकि माइनस में ना फिर वो स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट में बहुत सा दिक्कत होता है। तो हम लोग माइनस को क्वेश्चन में ही रहने देते हैं, क्योंकि दोनों में माइनस है तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगा हम लोग। तो इस माइनस के अलावा हम लोग रूट वाले टर्म को केवल टी माने, तो एल एन करली ब्रैकेट एक्स इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर, तो करली ब्रैकेट एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर टी स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि करली ब्रैकेट एक्स का वैल्यू टी के टर्म में रख देंगे। ये समझो ना कि दो डिफरेंट यूनिट एक ही क्वेश्चन में शामिल है, तो क्या करते हैं, सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पर ई भी दिख रहा है, करली ब्रैकेट एक्स भी दिख रहा है, या तो करली ब्रैकेट एक्स का वैल्यू ई के टर्म में रख दें, या ई करली ब्रैकेट ई का वैल्यू करली ब्रैकेट एक्स के टर्म में रख दें। तो इसको हम टी मान लिए थे, तो ई टू दी पावर माइनस टी हो जाएगा, और करली ब्रैकेट एक्स के जगह पर हो गया ई टू दी पावर टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1/t स्क्वायर। बोलो बच्चे, इसको टी माने हैं, तो यह हो गया टी स्क्वायर, यहाँ पर रख दिया इसका वैल्यू टी स्क्वायर। यस सर, समझ गए। तो क्या हो गया ई टू दी पावर माइनस टी और माइनस दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 1/t, ई टू दी पावर माइनस टी माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, दोनों कैंसिल होकर जीरो आ गया। तो इसका एक्चुअल वैल्यू जीरो था। यह वास्तव में क्वेश्चन देने वाला क्या किया है ना, यह नंबर जीरो है, और जीरो को जो है ना छुपा करके इतना खराब नंबर दे दिया। यह वैल्यू जीरो था और आपको डोमेन निकालना था, दो चीज़ सोचना था यहाँ पर। यह वास्तव में एफ एक्स है कुछ नहीं, पहला वाला जो उसका वैल्यू जीरो है, और उसका डोमेन निकाल दिया आर माइनस आई, और डोमेन निकलने के बाद सेकेंड ब्रांच भी जीरो बन गया, तो फाइनली एफ एक्स क्या बन गया, जीरो। और जीरो क्या होता है पता है आपको, इवन भी, ऑड भी बोल सकते हैं, बोथ भी बोल सकते हैं, तो सभी आंसर हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर, बहुत टफ था पर। हाँ हाँ टफ हो जाएगा, टफ हो जाएगा। बोलो राहत, ये सर समझ गए। इसको ना कुछ लोग फार्मूला के रूप में रट के भी याद रखता है, लेकिन हाँ क्योंकि वो फार्मूला भी हम लिख दे रहे हैं, लेकिन वो फार्मूला है नहीं, वो चूँकि प्रैक्टिस से क्वेश्चन जो है, जैसे चूँकि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो हमको पता है कि इसका वैल्यू जीरो आ जाता है, आपको भी सॉल्व कराया है तो आपको भी थोड़ा सा उतना आप याद नहीं रख पाते हैं, तो उसको हम लोग फार्मूलेट ही कर दे रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन आपको कराए थे, यहाँ पर लिख देते हैं, एक क्वेश्चन कराए थे आपको, यह उस समय डिस्कस हुआ था जब डीपीपी लॉ का दे दिए थे, ऑफलाइन क्लास हो रहा था ये सब। ये सर एक क्वेश्चन था वैसा। हाँ, और ये पूछे भी थे लोग डाउट पे, क्योंकि किससे बनने वाला था नहीं क्या, 2/3, इसका जो है ना जीरो आता है हमेशा आंसर। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी, यहाँ 2 के जगह 5, जहाँ जहाँ 2 लिखा है 5 लिख दो, 3 जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ 7 लिख दो, जीरो आएगा, नंबर बदलेगा आंसर जीरो रहेगा, बस पैटर्न यही रहना चाहिए। तो इसको आप चाहो तो याद ही कर लो, 2 की जगह पर ए लिख दे रहे हैं तो रूट अंडर यहाँ बी बेस ए माइनस 3 की जगह बी लिखे हैं तो रूट अंडर ए बेस बी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेट हो रहा है ना पैटर्न? ये सर हाँ, और जो है सर प्रूव करना है तो इसको टी मान लो, इस पूरे वाले रूट को टी मान लो, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी को रिप्लेस करोगे तो सेम नंबर आ जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा। हाँ बोलो बच्चे, बोलो क्या सर बोला इससे था? पहले वाला नहीं समझ में आया, वो कंटिन्यूअस है तो सर वो कैसे कट करेगा, वो नहीं समझ में आ रहा। और इसको इक्वल कर दे तो और अच्छा से आसानी से याद हो जाएगा, इसको इक्वल कर दे और आसान हो जाएगा। देखो क्या है, ए ए बी, तो क्या हो गया बी बी ए, समझे क्या आप लोग? ये और अच्छा पैटर्न है, ए ए बी
बी ए रूट रहेगा। हाँ बोलो, अब क्या बोल रहा है? सर इससे पहले वाला नहीं समझ में आया, वो कंटिन्यूअस है तो कैसे वो y इक्वल टू एक्स पे भी कट करेगा? क्या करा कंटिन्यूस? सर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना अरे वो नहीं गधा, समझ में जैसे आया। जैसे क्या है, y इक्वल क्या है कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स का ग्राफ और एफ इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स के बारे में सिमेट्रिक होता है। तो जब यह ऐसे जब जाएगा तो यह पॉइंट दोनों के लिए होगा ना, एफ के भी ग्राफ के लिए होगा, एफ इनवर्स के भी ग्राफ के लिए होगा। ये तो इनवर्स के थ्योरी से ही पढ़ा रहे हैं कि एफ का ग्राफ जो बनेगा और एफ इनवर्स का जो ग्राफ बनेगा तो y इक्वल टू एक्स के बारे में सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, यह पॉइंट जो है दोनों पर लाई करे। जैसे कोई कहे कि इस पॉइंट के अबाउट में सिमेट्रिक रहना है, जितना दूर इधर जाओगे उतना दूर इधर भी जाना होगा। मान लो 5,4 कोई पॉइंट हो, चलो इसको कोई नंबर लिख लिखते हैं। यह एक टॉपिक है सिमेट्रिक फंक्शन, और भी बहुत से इसमें 2-3 रिजल्ट है, लेकिन वो एडवांस के समय पढ़ाते हैं, अभी नहीं पढ़ाते। यहाँ पर कोई नंबर रख दो 4। अब यह कह रहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री है, जितना दूर इधर जाओगे ग्राफ उतना दूर इधर भी जाना पड़ेगा। तो मान लो यह 3 पॉइंट इधर आ गया, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, 3 यूनिट इधर आ जाएगा। तो जल्दी बोलो रात। 3 कोमा समथिंग जो y कोऑर्डिनेट हाँ रहेगा। वो हाँ 3 कोमा समथिंग नहीं, 1 कोमा समथिंग ना, 1 कोमा अल्फा मान लेते हैं। 3 यूनिट 4 से जब इधर आएगा तो 1 हो जाएगा ना। अब 3 यूनिट आगे जाएगा यस तो बोलो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 3 7। 7 कोमा अल्फा हो जाएगा। अब मान लो कहे कि ग्राफ पहला मैंने 2 ग्राफ है, एक एफ और एक जी, कह रहा है कि दोनों सिमेट्रिक रहेंगे। तो एफ जितना इधर जाएगा जी इतना जाएगा। अब कह रहा है कि नहीं है एफ, हम कह रहे हैं कि हम इस पॉइंट से पास करेंगे, तो बोलो जी कहाँ से पास करेगा? जैसे है ना कि एफ और जी कहा जा रहा है इस लाइन के बारे में सिमेट्रिक रहेगा। एफ कह रहा है कि 1 कोमा अल्फा से पास करेंगे, तो जी कहेगा ठीक है उसके सिमेट्रिक हम 7 कोमा अल्फा से पास करेंगे तो सिमेट्रिक रह जाएंगे। अब एफ बोल रहा है कि नहीं हम इस पॉइंट से पास करेंगे, तो बोलो जी कहाँ से पास करेगा? उसको भी इस पॉइंट से सही पास करना होगा, यस सर क्योंकि समझ यह तो गया। लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यह दोनों पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, यह जो अलग अलग है। लेकिन जो लाइन वाला लाइन ऑफ सिमेट्री का पॉइंट से यदि ग्राफ कट करेगा तो दूसरा जो सिमेट्रिक दूसरा जो फंक्शन है ना वह भी इसी से पास करेगा। तो वही है ना कि एफ यदि नहीं कट किया है वाई इक्वल टू एक्स को तो कोई बात नहीं, लेकिन कट करेगा तो एफ इनवर्स को भी उसी से पास करना पड़ेगा। तो जो बाहर के रूट है वो तो रूट है ही है, यह रूट तो थ्योरी कहता है कि इसको तो पास करना ही है दोनों। और डिसकंटिन्यूअस रहता तो क्या मतलब कहता ना कि डिसकंटिन्यूअस रहता तो क्या कहता, एफ कहता कि हम यहाँ तक आएंगे और यहाँ पर जंप कर जाएंगे, कट ही नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, तब यह पॉइंट कॉमन नहीं हो पाता। लेकिन कंटिन्यूअस है और ऊपर से नीचे एफ को आना है तो बिना कट किए हो तो आएगा नहीं, तो इसको भी कट करेगा तो एफ इनवर्स भी कट करेगा। 2 पॉइंट बाहर में कॉमन है और एक कंटिन्यूअस और थ्योरी से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू एक्स के साथ भी कॉमन हो गया, तो 3 रूट हो गया। बोलो और समझाएं? न सर समझ सर, मतलब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग एटलीस्ट एक पॉइंट y इक्वल टू x पर नहीं कॉमन नहीं, पहले होगा इसको ही। सुनो, कंटिन्यूअस रहेगा तो देखो क्या है यस ना, एक इसको फाइनल समझो। लाइन ऑफ सिमेट्री को 2 फंक्शन सिमेट्रिक है एक लाइन के अबाउट में, तो लाइन ऑफ सिमेट्री को पहला फंक्शन नहीं कट किया तो दूसरा फंक्शन भी नहीं कट करेगा। लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री को कट किया पहला फंक्शन तो दूसरा जो उसका सिमेट्रिक भाई है उसी पॉइंट पर कट करेगा, क्योंकि उसके उसके अबाउट में सिमेट्रिक पॉइंट बाहर मिलेगा ही नहीं। समझा? यस सर। हाँ चलिए कट करेगा। ठीक है, एक सर बार अगर ऐसा करेंगे, डिसकंटिन्यूअस रहा तो डिसकंटिन्यूअस है तो जंप कर जाएगा वो, तब नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं फिर है। मान तो लो उसका कोई डिसकंटिन्यूअस इंटरसेक्शन रहेगा पॉइंट हो भी नहीं सकता। तो फिर न हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्वेश्चन का डाटा तो नहीं पता है। तो मान लो जंप कर गया तो इन्वर्स तो देखते रह जाएगा, फिर यहाँ से पास ही नहीं कर पाएगा इन्वर्स। तो फिर जो पहला जो था 2 3 3 2 वही कॉमन रह जाएगा, 2 ही पॉइंट रह जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू 2 ही आंसर देते हैं डिसकंटिन्यूअस में। अब कंटिन्यूअस है तो 3 वैल्यू हो जाएगा। बोलो यस सर। ठीक है ना? सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, जो भी प्रैक्टिस शीट हम भेज रहे हैं डीपीपी टाइप का उसको सॉल्व करो, वो तो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है।
और लिमिट के बाद एक बार फिर फंक्शन रिवाइज कर लेंगे थ्योरी को पूरा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको भी लिख ले रहेंगे। रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.5 घंटा में पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बच जा रहा है वह उस समय क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ऐसा क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कम टाइम मिलता है उसको सॉल्व कीजिए। और IIT क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, और NCERT जो बताए हैं आपको सॉल्व करने के लिए वो भी सॉल्व करना है। मिसलेनियस क्वेश्चन जरूर सबमिट करना है, केवल मिसलेनियस सबमिट करना है, ऐप में सब में नहीं सबमिट करना है। इन सभी को पूरे फंक्शन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको 1 वीक है, 1 वीक में कंप्लीट कीजिए। इस वीक में NCERT एंड जो भी आपके पास IIT या क्वेश्चन बैंक है या कोई भी क्वेश्चंस है, 1 वीक टारगेट रखो कि पूरा फंक्शन जितना सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी बुक में 200 क्वेश्चन 200 ही सॉल्व करना है, कोई जरूर नहीं है। बताया था ना कि 20% क्वेश्चन बनाना और 100% मेरा थ्योरी पढ़ना, कंप्लीट प्रिपरेशन है IIT के लिए। तो जितना बन जाए उतना बनाओ, लेकिन NCERT पूरा सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम बोर्ड के लिए रिस्क नहीं लेना है आपको। ठीक है, बोलो बच्चा। यस सर। फिर समझा है, कॉपी 100%, NCERT 100%, प्रैक्टिस जितना हो जाए उतना कर लो। ठीक है, तो 1 वीक पूरा फंक्शन के लिए डिवोट हुई है। नेक्स्ट क्लास हम लोग लिमिट शुरू करेंगे, तो आधा टाइम लिमिट के लिए बांटिए, आधा टाइम फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लिमिट अब इजियर हो जाएगा, क्योंकि आधा लिमिट तो पढ़ चुके हैं आप। सर हाँ, बोलो सर बोलो, हम लोग समाप्त करेंगे। हाँ, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम आता है, तब क्या करें? क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम, बैंक सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम आता है। तो ठीक है, एक दिन हम ग्रुप में प्रॉब्लम है रखेंगे। सर। हाँ, तो ग्रुप में रखेंगे एक दिन, सब वहाँ पर सेंड करोगे। कल कल तो नहीं, कल तो हम लोग लिमिट शुरू कर देते हैं नया चैप्टर, क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा बहुत हो गया। तो लिमिट का पहला क्लास के दूसरा दूसरा दिन डाउट रख लेंगे। ठीक है ना, क्लास के बाद या क्लास के वीक हो तो उसमें भेजना। आप डाउट कलेक्ट कर रखिए अपना, जो भी है। ठीक है, बंद करें? यस यस सर। सर ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग यूट्यूब में डाल दीजिएगा ना। हाँ हाँ, डाल देंगे, ठीक है।